नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं एकजुटता का संदेश, दावा पेश। दरअसल एकजुटता का संदेश निकलकर सामने आ चुका है। लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद आज दिल्ली में एनडीए के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का जनादेश एक बात को बार बार मजबूती दे रहा है कि देश को आज के वातावरण में सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है। अब जब इतना भरोसा है तो स्वाभाविक है कि देश की अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी और मैं इसे अच्छा मानता हूं और हम सबका कर्तव्य भी मानता हूं। हमने 10 साल जो काम किया था वो तो ट्रेलर है। हमें और तेजी से देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। पीएम ने यह भी कहा कि पहले भी एनडीए था और आज भी एनडीए है और कल भी एनडीए रहेगा। तो हम हारे कहाँ भाई? आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़ों को नहीं छुपाई है। और अगर मैं 2014, 19 और 24 में 3 चुनाव को जोड़कर कहूं तो इन 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं मिली हैं उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली हैं। कहा कि मैं साफ देख रहा हूं कि साथियों के इंडी वालों को अंदाजा नहीं है कि पहले तो ये धीरे धीरे डूब रहे थे, अब तेज गति से गर्त में जाने वाले हैं। एनडीए मतलब न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया और इसी सपने को पूरा करना हम सबका संकल्प है। हमारे पास वादा भी है और रोड मैप भी है। इस दौरान एनडीए के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के लिए कसीदे पढ़े और मोदी के कार्यों की प्रशंसा की। मेरे लिए फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़कर के कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं मुलाकात खास बड़ों का आशीर्वाद।
एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यानी कि आज संसद के सेंट्रल हॉल से सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और आडवाणी से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और हालचाल जाना। मोदी समय समय पर आडवाणी से और जोशी से मुलाकात करने जाते हैं। इससे पहले भी जब आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था तब भी मोदी भी उनके आवास पहुंचे हुए थे और 96 वर्षीय आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रहे और इसके बाद मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। तो ये तस्वीरें मुलाकात की हैं जब इस बैठक के दौरान मुलाकात करने के लिए अपने बड़ों का आशीर्वाद और ऐसी परंपरा भी है, उसी परंपरा को निभाते हुए, हालांकि ये कहा जाता है कि अक्सर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करने के लिए जाते रहते हैं और आडवाणी से मुलाकात, मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे। अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता। अखिलेश, देखा जाए कि अब एक बार फिर से देश में तीसरी बार सरकार गठित होने जा रही है, यानी कि एनडीए की बनने जा रही है। 293 सीटों का समर्थन 240 भारतीय जनता पार्टी ने जीती और जो अन्य घटक दल सामने आए, चाहे टीडीपी का जिक्र करें, 16 सीटें टीडीपी की, जेडीयू की 12 सीटें, शिवसेना की 7, ये तमाम घटक दल मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाने में सक्षम है एनडीए। और ये मुलाकात, इसे कैसे देख रहे हैं? केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार, यानी कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और वो समय अब दूर नहीं जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे होंगे। इसी बीच आज एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुना गया और जब नेता चुनने के बाद वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल से बाहर निकले तो सबसे पहले वो जिनके सानिध्य में राजनीति में आगे बढ़े और उन्होंने राजनीति में सब कुछ उनके सानिध्य में पाया था, तो सबसे पहले बीजेपी के संरक्षक मंडल में शामिल लालकृष्ण आडवाणी के आवास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद लिया और तीसरी बार मोदी सरकार यानी एनडीए की सरकार को चलाने का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद बीजेपी के दूसरे संरक्षक मंडल में शामिल मुरली मनोहर जोशी, जिनके साथ भी नरेंद्र मोदी ने लंबे अरसे तक काम किया और भारतीय जनता पार्टी के जब वो अध्यक्ष रहा करते थे उस दौरान भी राम रथ यात्रा जैसे कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए जिन्हें नरेंद्र मोदी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो उनके आवास पर भी पहुंचे और उनसे भी आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि एनडीए की सरकार यानी मोदी सरकार जब तीसरी बार अपना कार्यकाल काम करेगी तो वो तरह का एक समीकरण मुश्किल है देखने को मिलेगा, जिसमें जिस तरह से 2014 की मोदी सरकार और 2019 की मोदी सरकार में देखने को मिला था। 2024 की जो एनडीए की सरकार यानी मोदी सरकार बनेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी 272 का जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, वो एनडीए को मिला है। लिहाजा एनडीए के जो घटक दल हैं वो अब प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत अपने मर्जी के मुताबिक मंत्रालय मांग रहे हैं, मंत्रियों की संख्या मांग रहे हैं और विभाग मांग रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि जब भी देश में कोई भी गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन के जो भी घटक दल होते हैं वो अपने बिल्कुल अखिलेश, देखा जाए तो ये जो घटक दल शामिल हुए हैं, जाहिर सी बात है इनकी भी इम्पोर्टेंस अब पार्टी में बढ़ने वाली है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जिस तरीके से पद और मंत्रालयों की मांग इन लोगों की तरफ से की गई है। बने रहिए अखिलेश, इस जानकारी को साझा करने के लिए फिलहाल शुक्रिया। बढ़ते आगे, क्योंकि आडवाणी से मिलकर अब आशीर्वाद लिया है और ये आशीर्वाद जो है
आगे का रास्ता कितना आसान बनाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं रायबरेली जरूरी, वायनाड से दूरी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की पहली बैठक हुई और बैठक में ये लगभग क्लियर हो गया कि राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट की सांसदी अपने पास रखेंगे और वायनाड छोड़ सकते हैं। परिवार के साथ हुई कांग्रेस की पहली बैठक में राहुल गांधी ने यह फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी वायनाड सांसद रहें या रायबरेली की सांसदी अपनाएं, इस पर वो कंफ्यूज थे, लेकिन मां सोनिया गांधी के समझाने के बाद राहुल का कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुका है। सोनिया गांधी ने उन्हें समझाया कि यूपी कांग्रेस के लिए राहुल का रायबरेली सांसद बने रहना बेहद जरूरी है और ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को दोबारा यूपी प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रियंका ने इस पद से इस्तीफा दिया था और साथ ही प्रियंका राहुल के सीट छोड़ने के बाद वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। गांधी परिवार इसके जरिए उत्तर के जो साथ दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहता है और प्रदेश सरकार राहुल के रायबरेली में बने रहने की सहमति के पीछे मां सोनिया की वो भावुक अपील भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको बेटा सौंप रही हूं। राहुल ने भी रिजल्ट के दिन अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका संकेत भी दिया और फिलहाल सभी का धन्यवाद किया। Wayanad and Raebareli. Thank you to the people of Wayanad and Raebareli for the huge support that you have given me. जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूँगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि लगातार ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण था कि कौन सी सीट छोड़ी जाएगी राहुल गांधी के द्वारा, लेकिन रहना दोनों में चाहते हैं, जो वक्तव्य निकलकर सामने आया। लेकिन फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है। अखिलेश विशेष संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये तो क्लियर हो गया, कहते हैं तजुर्बा काम आता है, और सोनिया गांधी ने जो राय दी या समझाया कि रायबरेली जो है, रायबरेली की जनता ने जो प्यार दिया है उसे बनाए रखना बेहद जरूरी है और एक रास्ता जो है वो खुल जाता है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी इन्हें लोकसभा चुनाव 2024 में 2 सीटों से विजय हासिल की और दोनों सीटें उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जहां उनके उस दौर में वायनाड काम आया जब उत्तर प्रदेश से वो चुनाव अमेठी से हार गए थे, और आज रायबरेली से चुनाव और वायनाड दोनों से चुनाव लड़ने के बाद दोनों जगह जीते, तो उतना ही महत्वपूर्ण उनके लिए उत्तर प्रदेश की सीट रायबरेली भी है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि देश के में अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर डाली जाए तो कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से आता है। तो इस लिहाज से सोचा जाता है कि राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहने के लिए रायबरेली सीट से सांसद बने रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल ये तो फैसला राहुल गांधी को करना है कि वो दक्षिण भारत की वायनाड सीट से या फिर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे। लेकिन ये आने वाले वक्त में तय होगा कि राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना है या फिर वायनाड को चुना है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर ये आ जाती है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मीडिया के सवाल के जवाब में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से ही राहुल गांधी सांसद रहेंगे, वायनाड की सीट से सांसद नहीं रहेंगे। जब वो वायनाड की सीट छोड़ने का नंबर आएगा तो पहले वायनाड को छोड़ेंगे। इससे एक बार कयास लगाया जाने लगा है कि राजनीति में कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ सकते हैं और रायबरेली की सीट से सांसद बने रह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उनके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल अखिलेश, लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र किया जाए तो जाहिर सी बात है वायनाड में एक बड़े आसार नजर आएंगे अगर प्रियंका गांधी को यहाँ से यहाँ पर जगह मिलती है, क्योंकि कहते हैं क्रिश्चियन वोट बैंक जो है वो काफी ज्यादा रहेगा और भविष्य में जो एक है मजबूती विपक्ष को मिलती हुई नजर आएगी। शुक्रिया फिलहाल ऐसा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वायनाड सीट अब छोड़ेंगे राहुल गांधी और रायबरेली सीट को सुरक्षित रखेंगे।
सीधे रुख करते हैं राष्ट्रपति भवन का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा पेश किया है सरकार बनाने का। ये तस्वीरें आ रही हैं सामने। तो फिलहाल सदन की वो तस्वीरें भी सामने आई और संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया। राष्ट्रपति से मुलाकात, क्योंकि एक बार फिर से तीसरी बार कहा जा रहा है कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा और सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, क्योंकि अब 293 सीटों का समर्थन और जरूरत होती है 543 सीटों वाले सदन में बहुमत के लिए 272 सदस्यों की जरूरत होती है और ये आंकड़ा फिलहाल एनडीए ने पार कर लिया है। अच्छा खासा समर्थन सर्वसम्मति के साथ संसदीय दल का नेता चुना गया और अब सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये मुलाकात आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सरकार बनाने को लेकर आमंत्रित किया गया है। तो अब एक बार फिर से फिलहाल एनडीए की सरकार बनने जा रही है और कहा जा रहा है कि 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है शाम 6 बजे। इसको लेकर भी तैयारियां अंदर खाने, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा पेश कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई, जो कि पुख्ता हो गई है कि एक बार फिर से ये सरकार बनेगी। बढ़ते आगे बात करते हैं रिजल्ट में स्कैम शेम से। नीट रिजल्ट में धांधली की आशंका को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ करता था और अब छात्रों का आरोप है कि उसके जो रिजल्ट हैं उसमें स्कैम हुआ है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में एक्स में इस बात का जिक्र किया है कि गड़बड़ी की आशंका जताई है, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है और अपने ट्वीट में लिखा है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई तरह की अनियमितताओं की बातें भी सामने आ रही हैं। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की भी खबर सामने आई। ये बहुत दुखद और झकझोरने वाली खबर है। आगे ये भी लिखा कि सरकार लाखों छात्रों की आवाज को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणाम में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए और क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच कराकर इन वाजिब शिकायतों और सवालों का निस्तारण करे? रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं और एक्स में इस बात का भी जिक्र किया गया कि कैंडिडेट्स जो हैं एनटीए पर गुस्सा फूट रहा है। इन सभी का ट्विटर पर लगातार नीट पेपर रद्द और हैशटैग के साथ ट्वीट किया जा रहा है, टैग किया जा रहा है। दरअसल छात्रों का मानना है कि इस साल नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई। ट्विटर यानी एक्स में इस हैशटैग के साथ ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई है। बढ़ा इंतजार, समर्थक बेजार। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को 14 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। आज जब मामले की सुनवाई हुई तो केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कल तक के लिए स्थगन मांगा, क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा दायर 182 पन्नों के जवाब को पढ़ने के लिए जो समय चाहिए था, उन्होंने दावा किया कि उन्हें आज जमानत पर सुनवाई के कुछ ही समय पहले ईडी का जवाब दिया गया
और ये भी बता दें कि इससे पहले 5 जून को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई हुई और साथ ही चिकित्सा आधार पर 7 दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली याचिका पर भी सुनवाई की गई। फिलहाल शराब नीति मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बन गए, आपने कहा बन गए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।